है ना। आइए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लास 10 के चैप्टर 1 के पर्सनालिटी कितना है जी 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का बात करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से है ना शुरू करते हैं, है ना। आप सभी लोग जितने लोग हैं वीडियो अगर जो लोग भी देख रहे हैं, है ना, वो अपने पास बुक लेकर के बैठेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, केवल सॉल्यूशन हम बुक से बनाते जा रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान दीजिएगा आप इस बात पर कि हम जो बातें बता रहे हैं, एक चीज आप देखिएगा, हम आपको बताए थे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के दो विधि होती है, दोनों का, एचसीएफ का भी दो विधि होता है, एलसीएम का भी दो विधि होता है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होता है, आपको बताए थे, फिर एक बार और बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमको यहाँ पर निकालना है, वो क्वेश्चन हम ले रखा है 16 और 18 का, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किस विधि से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 16 का फैक्टर तोड़ेंगे इस तरफ, 2 से 8 2 16, 2 से 4 2 8, 2 से 2 2 4 और 2 से 2 1 2। देखिए कहने का मतलब है कि इससे हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कहते हैं डिवाइड करते हैं, जितना आता है यहाँ लिखते हैं, फिर इसमें इससे डिवाइड करते हैं, फिर इसमें इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है इससे इसमें, जब तक एक नहीं आता है तब तक हम इसे करते जाते हैं ना जी। चलिए 18 को भी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 2 से कटेगा पहले, 9 दूना 18, फिर 3 से कटेगा, 2 से पहले 2 से कटाना है, 2 से नहीं कटता तो 3 से, और 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, है ना, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, क्योंकि अगर 4 से कटाते हैं तो 2 से भी कटेगा, है ना। तो यहाँ 3 से कटा रहा है तो 3 3 9, फिर 3 एकम 3, इतने चीज आपको, ये आपका निकल गया। इसको अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आएगा, 2 2 4 2 8 2 16, 4 को 2 आया। 18 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये फैक्टर निकाल दिए। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, निकालना यह है एचसीएफ, जिसको हम क्या कहते हैं, महत्तम समअपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम समअपवर्तक कहते हैं, है ना। तो देखिए एचसीएफ कौन होता है, जो इस दोनों में मिलता हो, जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में मिल रहा है उसी को हम गुणा के रूप में लिख देंगे और उसको गुणा कर देंगे तो वही उसका एचसीएफ होता है। यहाँ देखिए यहाँ 2 केवल मिल रहा है, यहाँ केवल 2 ही आंसर होगा। अगर इसमें कोई और मिल रहा होता, मान लीजिए 3 है, इसमें भी अगर 3 होता है ना, तब उस 3 को भी इसमें गुणा करते और लिख देते, है ना। अब बात करते अगर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है यानी कि लघुत्तम समअपवर्तक, लघुत्तम समअपवर्तक निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए तो इसमें जो मिल रहा है उसके बदले में तो एक लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए ये तीनों 2 इसमें नहीं मिल रहा है, फिर भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये 2 वो 3 है जो इसमें नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है जी, निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है यानी लघुत्तम समअपवर्तक निकालना है, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 का 48, 48 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 3 24, 4 हासिल 2 और 4 से 12 14, 144, 144। तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्या आ गया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया, है ना। आप यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा बनाते हो, कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो मिलेगा उसी का गुणा होगा एचसीएफ यानी महत्तम, और जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख करके अगर गुणा करते तो होता है क्या, लघुत्तम। ये हो गया क्या हमारा गुणनखंड विधि, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब ये गुणनखंड विधि हो गया, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, भाग विधि। इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से बनाते हैं, किससे, भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे बनाते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका महत्तम, है। तो महत्तम निकालते हैं तो 16 से 18 में, छोटे वाले से बड़े वाले में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो 16 से क्या करेंगे, 18 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 16 कम 16 घटेगा तो 2 आएगा, फिर इसे 2 को घेर देंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे 16, ठीक है। क्या लाएंगे 16, फिर 2 8 16,
कट गया। अब देखिए जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। यानी इसका महत्तम समपवर्तक कितना होगा, 2 होगा। अब सुनिए इसका लघुत्तम निकालना है, तो 18 और 16 है ना, तो यहाँ निकाल दे रहे हैं, 2 से कटाएंगे, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, इस तरह डिवाइड करते हैं ना। अब यहाँ देखिए 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, कटाने के लिए 2 से कटाएंगे तो लंबा जाएगा, फिर वही बात होगी, तो क्या छोड़ देते हैं, है ना। अब इसको केवल क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 8 2 16, 16 9 कितना होता है, 144। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन में निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, तो वही आंसर आया जो आंसर भाग डिवीजन मेथड से आया, है ना। और इस तरह से आपको बनाने आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, इसी में एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि दो संख्याओं का गुणनफल सिद्ध करे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के, है ना। दो संख्या गुणनफल क्या होगा, उसके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के क्या होगा जी, बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछने को आ जाता है, तो यहां जान लीजिए, कहां लिखते हैं, यहां देख लीजिए ना, यहां पर ठीक है, यहां पर 16 में और 18 में गुणा करेंगे, ठीक है, 16 और 18 में गुणा करेंगे, वही आना चाहिए। इसके महत्तम कितना 2 है और लघुत्तम 144 है उसमें, है ना। तो जब 16 में 18 से गुणा करेंगे तो 16 8 कितना होता है, 128 के 8 हासिल कितना होगा 12, 16 कम 16 12 कितना होगा, कितना होगा 28, इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 288, दोनों बगल बराबर आ गया ना। ये क्या आ गया, जिससे मैं यहाँ लिख दे रहा है 288 बराबर 288, आया ना, आया ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ देखिए क्या चीज दिया है, 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, है ना। इसका महत्तम 2 आ गया, लघुत्तम 144 आ गया। इसमें क्या कहेगा कि ये 2 संख्या दे देगा, आपको लघुत्तम दे कहेगा महत्तम ज्ञात कीजिए, या फिर महत्तम दे देगा कहेगा लघुत्तम ज्ञात कीजिए, है ना। या महत्तम लघुत्तम दे देगा, एक संख्या दे देगा, कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम लिखवा दे रहे हैं आपको, यहाँ जान लीजिए। ये फॉर्मूला हो गया, अभी हमने सिद्ध करा दो संख्या का गुणनफल बराबर उसका महत्तम गुणा लघुत्तम, क्वेश्चन लिखकर सिद्ध करा था ना, उसका फॉर्मूला हो गया कि अगर पहली संख्या पूछेगा तो महत्तम लघुत्तम में गुणा करके दूसरी संख्या से भाग दे दीजिएगा, दूसरी पूछेगा तो महत्तम लघुत्तम में गुणा करके पहली संख्या से भाग दे दीजिएगा, महत्तम पूछेगा तो दोनों संख्या में गुणा करके लघुत्तम से भाग दे दीजिएगा, और लघुत्तम पूछेगा तो दोनों संख्या में गुणा करके महत्तम से भाग दे दीजिएगा, आपका क्या हो जाए, हाँ पहली दूसरी दोनों से गुणा कीजिएगा, दोनों में गुणा कीजिएगा तब ना, है ना। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन, सुनिए इधर, और मान लीजिए कि इधर आपको क्वेश्चन मान लीजिए 8 दे दिया और 6 दे दिया, ठीक है, 2 संख्या। अब कहेगा कि इसका महत्तम कितना हो गया, तो महत्तम इसका 2 है, कह रहा है कि इसका लघुत्तम निकालिए, क्या कह रहा है, लघुत्तम निकालिए। इस दोनों का महत्तम 2 है, दोनों संख्या लघुत्तम कहेगा निकालिए, तो क्या निकालिएगा, लघुत्तम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा महत्तम, तो पहली संख्या दोनों में गुणा कर दो, अब बटा 2, 2 चौके 8, 6 चौका 24, इसका लघुत्तम हो गया, है ना। तो इस तरह आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। और देखिए अब एक क्वेश्चन है चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है भाग एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसको भाग एल्गोरिथम भी कहते हैं, है ना जी। उसको क्या करना है, उससे हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके क्या निकालना है, हमको महत्तम निकालना है, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना जी, है ना। समझिए पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, भाग करना। भाग करना तो सबको आता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भाग करते हैं 4 से, अगर भाग करते हैं 9 में, ठीक है, तो 4 दूना के 8 कितना आएगा, 1 शेष आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको क्या बोलते हैं, हम शेष बोलते हैं,
इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक, है ना। इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेष कहते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, भाग जांच करने का फॉर्मूला तो भी तो पता होगा कि भाग को कैसे जांच किया जाता है। भाग को कैसे जांच किया, ये भी फॉर्मूला पता होगा ना। क्या होता है? भाज्य बराबर बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही ना होता है। भाग जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अगर हम इसको मान लें, क्या मान लें हम? अगर इसको हम ये मान लें, अगर मान लो कि अगर ये भाज्य को ए मान लें, ठीक, इसको भाजक को बी मान लें, भागफल को क्यू मान लें और शेषफल को आर मान लें, ठीक है। अगर मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे बताइए। तो ये बराबर भाजक को बी माने हैं, भागफल को क्यू और प्लस आर, यही ना मानेंगे। अच्छा एक बार और देखिए, एक बात और देखिए, क्या कि जब हम भाग करते हैं हमारे भाजक भागफल और शेष आ जाता है, ठीक, भाजक भागफल और शेषफल आ जाता है। लेकिन देखे होंगे आप कभी भी कि जो शेषफल आता है हमेशा भाजक से छोटा आता है। वो जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आर का वैल्यू होगा वो बी से क्या होगा? बड़ा होगा, सॉरी बी से क्या होगा? छोटा होगा। बी से हमेशा आर का वैल्यू, आर मतलब है शेषफल, शेषफल का होगा बी से हमेशा छोटा होगा और जीरो से बड़ा, ऐसे इसको लिख देते हैं। जीरो से बड़ा या बड़ा होगा आर का वैल्यू और बी से क्या होगा? छोटा होगा। यानी जो शेष होता है या तो जीरो होगा और नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। इतना बात समझ आ रही है? यानी कोई भी भाग करेंगे तो हमारे यही ना स्थिति मिलेगी कि शेष उसके भाजक से जीरो या जीरो के बराबर या फिर भाजक से छोटा, यही ना होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता। तो हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं भाग एल्गोरिथम। अब यहाँ सुनिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है, ये वाला जो हम लिखे है ना, इसको इस तरह लिख देगा। एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये वाला दे देगा, एक ऑप्शन देगा इस तरह से, है ना, एक ऑप्शन दे देगा इस तरह से। और आप याद रखिएगा, सर तो बताए कि ये बराबर होता है इस तरह का चिन्ह, तो इसी पर टिक मार दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है? भाजक भाज्य होता है, बी होता है भाजक, आर होता है शेषफल और क्यू का होता है भागफल होता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी यहाँ, सॉरी यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, है ना, तब ठीक रहेगा। जीरो यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी जीरो रहेगा, है ना। अब यहाँ पे एक कम बात देखिए, कौन सा आप टिक लगाइएगा? बी नंबर ये वाला लगाइएगा, है ना। क्यों लगाइएगा? क्योंकि शेष का वैल्यू कभी जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है लेकिन भाजक से छोटा होता है ना। अब इसको बनाने के लिए इस फॉर्मूला से हम महत्तम कैसे बनाते हैं इस चीज को जान लीजिए। तो आइए फिर हम एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लो कि क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या बोलिए, क्वेश्चन है मान लीजिए दिया हुआ है एक क्वेश्चन, इसी में से बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 135 और 225, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक है, ये नंबर एक नंबर का एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर एक का एक नंबर है और इसका विभाजन एल्गोरिथम में से महत्तम निकालना है 135 और 225 है। कैसे निकालिएगा इसको, यही ना बात है। तो विभाजन एल्गोरिथम में कहता है कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले देख लीजिए 135 ऐसे नॉर्मल महत्तम निकालते हैं हम लोग, महत्तम निकालते हैं तो भाग जैसे निकालते हैं ना, 225 हो गया, यहाँ पर भाग करेंगे 135 से, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 0, अब 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9 एक कर जाएगा, 90 बचेगा। फिर इसको इस तरह घेरते हैं, तो इसे शेष को क्या बनाते हैं हम? क्या बनाते हैं? भाजक बनाते हैं ना। शेष को क्या बनाते हैं? भाजक बनाते हैं। तब ये जो यहाँ पर जो भाजक है उसको क्या बनाते हैं? हम भाज्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं? भाज्य बना देते हैं। और फिर 90 से 135 में भाग करेंगे,
कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो 90 आएगा, कितना यहाँ पर बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा बताओ तो? 4। 45। फिर इसको क्या करेंगे? इसको भाजक वाला देंगे, इस भाजक को भाज्य वाला देंगे। यहाँ 90, 45 दूना 90, कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब सुनिए, तो ये तो हमें भाग विधि से बांध दिया, लेकिन क्वेश्चन कह रहेगा किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। किसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि इस तरह लिखेंगे 225 बराबर 135। कितना से गुणा करेंगे कि इससे या इससे कम आएगा? तो 1 से गुणा करेंगे, जोड़ में क्या लिखेंगे? आर से। तो ये हमारा क्या होगा? बी हो गया, क्यू का वैल्यू 1 हो गया भाग पर, आर का वैल्यू कितना बचेगा? तो 90 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे? हम इस वाले को ला देंगे किसके जगह पर? इसके, यानी एक जगह पर, 135 हो जाएगा बराबर। इतना बात अब जरूर याद रखिए। शेष को कहाँ ला दीजिएगा? जहां 135 था मैंने यहाँ ला देंगे 90। 90 में कितना से गुणा करेंगे? 135 आएगा। तो 135 तो आएगा नहीं, उससे कम आएगा। यहाँ पर किए भी है। तो 1 से कितना शेष बचेगा? 45 बचेगा। ठीक है, फिर इस 90 को ला देंगे कहा? 135, यानी एक वैल्यू की जगह पर बराबर। इसको ला देंगे यहाँ पर किसके? बी का वैल्यू जगह पर, तब 45। तब फिर यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 45 गुना 90 हो जाएगा, अब प्लस 0 क्या हो जाएगा? प्लस 0 है ना। अब यहाँ पर का आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ देखिए किससे डिवाइड हो रहा है? तो 45 हो रहा है। यहाँ पर जो अंक आएगा ना, बात है ना कि महत्तम किसको लिखिएगा? महत्तम किसको लिखिएगा ना, इसमें इतना है तो इसमें महत्तम किसको लिखिएगा? 90 को कि 45 को कि 2 को कि 0 को, किसको लिखिएगा? 45 को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? महत्तम समापवर्तक बराबर कितना होगा? 45 आपका आंसर होगा। मतलब का कि यहाँ पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर जब कहेगा, फिर से बता दे रहा है ना, अगर आपको कहेगा कि भाग एल्गोरिथम से महत्तम ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? इस तरह बनाइएगा, लेकिन फ्रंट पर मत बनाइएगा, रफ में आप इस तरह बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है, या भाग एल्गोरिथम भी लिखता है ना, तो आप इस तरह बनाएगा। अभी नहीं कि वहां पर इस तरह बना दीजिएगा। आपको किस तरह? इस तरह बनाना होता है। हाँ, इस तरह बनाना है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जो बताए थे तो भाग विधि तो आपको आना चाहिए। तो ये जब समझ में आता है, तो यहाँ पर देखिए, जब ये 225 है और इसमें 135 और 225 से निकलना है, तो भाग छोटे वाले से बड़े वाले में करते हैं ना। तो बी यहाँ पर भाजक था, भाजक जगह पर 135 लिख दिए। अब 135 में कितना से गुणा करेंगे कि 225 या उससे कम आएगा? तो 1 से गुणा करेंगे, 1 से जब गुणा करेंगे तो बचेगा, जो बचेगा यहाँ पर लिख देंगे। तो 135 में 1 से गुणा किए तो 135 हुआ। 135 225 में से घटा रहे तो 90 बच रहा है, तो 90 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, और क्या करेंगे कि 225 जगह पर है ना, यानी 1 का वैल्यू है। अब 135 को 1 का वैल्यू बना देंगे, तो ये वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये 90 जो शेष है उसको हम क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे। अब इससे भाग करके अब सोचेंगे कि 90 में कितना से गुणा करें कि ये 135 आ जाए या इससे कम आ जाए, है ना। तो 1 से गुणा करेंगे तो 135 से कम आएगा, तो 90 ही आएगा। तो बच कितना रहा? 45 होते हैं, लिख दिए। फिर इस 90 को इसके जगह पर ला देंगे, है ना। और फिर इस 45 को यहाँ पर ला देंगे बी के जगह पर, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें सोचेंगे किससे गुणा करेंगे कि 90 या उससे कम है। तो देख रहे हैं कि 45 से गुणा करें तो 45 90 हो जा रहा है, और शेष कितना जा रहा है? 0 आ जा रहा है। जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक यह प्रक्रिया हम करते रहेंगे, है ना। जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ वाला जो अंक होगा वही अंक हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध करना है हमको कहा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है जी? 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये पता चलता है कि उसका भाजक क्या है जी? 6 है। भाजक कितना है जी? 6 है। भाजक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी विषम पूर्णांक है ना, उसमें 6 से भाग करेंगे ना, तो उसका शेषफल या तो 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, है ना, यही ना। अच्छा, भाग एल्गोरिथम हम क्या पढ़ा है? भाग एल्गोरिथम में से क्या होता है? ए बराबर BQ+R, जहां
क्या होता है जी, 0 से बड़ा या बराबर है आर, 0 से छोटा या बराबर है आर, सॉरी बड़ा या बराबर है, और बी से छोटा है, यही ना होता है। अच्छा बी के कहने का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ, बी की वैल्यू 6 दिया है, यानी अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बी का वैल्यू कितना है जी, 6 है, बी का वैल्यू 6 है, आर का वैल्यू कितना है, या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, यही ना होगा। आर बराबर कितना होगा, जी का, जब बी का वैल्यू 6 है तो आर का संभावित मान पहले निकाल लीजिए। आर का संभावित मान तो हमने पढ़ा है, आर का संभावित मान क्या होगा, तो आर का संभावित मान 0 से बड़ा है, बी से छोटा होगा, यानी बी 6 है, यानी 6 से छोटा होगा, यानी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक होगा, 6 नहीं होगा। क्यों 6 नहीं होगा, क्योंकि बी का वैल्यू हमेशा आर का वैल्यू बी से छोटा होता है, यानी इसमें जो आर आएगा, इसमें जो आर का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा, है ना। अब आर बराबर 0 किसमें, इसको मान लो समीकरण 1 में रखो, तो जब आर बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये बराबर 6q प्लस 0, यानी क्या होगा 6q हो जाएगा। आर बराबर 1 रखने पर क्या होगा, आर बराबर 1 रखेंगे तो ये बराबर क्या होगा, 6q प्लस 1 होगा, क्या होगा 6q प्लस 1 होगा। आर बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बराबर क्या होगा, 6q प्लस 2 होगा, यही ना होगा। आर बराबर 3 रखेंगे तो बारी बारी से मान रखेंगे तो ये बराबर क्या होगा, 6q प्लस 3 होगा। फिर आर का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखने पर, 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये बराबर 6q प्लस 4 होगा ना। आर का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 रखने पर, जब 5 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये बराबर क्या होगा, 5q 6q प्लस 5, यही ना होगा। अच्छा इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक, किधर गया, इसको 2 मान लीजिए, ये छूट गया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको समीकरण 6 मान लिया जाए, और इसको 7। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम जो भी आर का संभावित मान है, उस आर के संभावित मान को अगर हम इसमें रख रहे हैं, इस भाग एल्गोरिथम वाला फार्मूला में, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ तो रख रहे हैं तो दो भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन हमको दिखाना यह है कि इस रूप का भी होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 वाला, फिर समीकरण 5 तथा 7, ये तीनों में है ना, 6u प्लस 1 है, 6u प्लस 3 या 6u प्लस 5, समीकरण 7 ये नहीं माना है ना, से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि कोई भी विषम पूर्णांक क्या होता है जी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, बता रहे हैं क्या होता है रूप का। देखिए एक चीज यहाँ पर मान लीजिए, भाग यहाँ मान लेंगे, माना ये कोई क्या है जी, विषम पूर्णांक है, क्योंकि बात विषम पूर्णांक कर रहा है, विषम पूर्णांक है ना। अब यहाँ पे सुनिए, जब ये कोई विषम पूर्णांक है तो जब भाग एल्गोरिथम से बात करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ और ऊपर लिख लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं, माना ये कोई विषम पूर्णांक है ना। जब विषम पूर्णांक है तो क्या होगा यहाँ पर,
ये ये 6 है ना, बी लिख दिए थे, यहाँ पर 6 लिख दिएगा लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये कोई विषम पूर्णांक है तो भाग लो, ये बराबर 6 की प्लस आर होगा, 6 की प्लस आर होगा। और यहाँ पर आर का वैल्यू कह रहा है क्या होगा, या तो 6 से छोटा होगा, नहीं तो 0 से बड़ा या बराबर होगा। भाग एल्गोरिथम में यही नहीं कहता है कि आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, है ना, 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है। तो जब 6 है तो आर का संभावित मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 कैसे होगा, 6 से छोटा ही ना होगा, 5 ना होगा ना। अब 5 तक के मान को जब इसमें हम रखेंगे, इसमें आर के वैल्यू को, तो देखिए उसमें हमारा यह रूप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन कौन, 6u+1 6u+3 या 6u+5 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो भाई उस रूप का होता है, और हमको प्रूफ करना था, और आप देखिएगा कि आप आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पढ़ रहा है कि इस रूप का होता है, तो यहाँ बी का वैल्यू 6 ना दिया है, आर का वैल्यू क्या दिया है, 1 3 और 5 दिया है। लेकिन हम पढ़े हैं कि आर का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और बी से क्या होगा, छोटा। तो बी का जब 6 है तो आर का वैल्यू 6 से छोटे ना होगा, तो 0 से 5 तक नहीं होगा आर का वैल्यू। ये वाला 6 है, 6 लो, पहले बी लिखे थे, लेकिन इसको ये 6 रहने दे यहाँ पर, है ना। तो 6 की प्लस आर, जहां क्या होगा, 0 से बड़ा बराबर हो जाएगा आर का वैल्यू, 6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या देखना है, विषम संख्या देखना है। विषम किसको कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता है ना। तो मान लीजिए कोई जरूरी सब उसी तरह, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 के रूप का होता है, ये बात को देखना है। तब आर के इस वैल्यू को इसमें हम आर के जगह पर बारी बारी से जब हम रखते जाएंगे, है ना, तो जब रखते जाएंगे तो हमको ये वाला मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ। हाँ, आर के जगह पर, यहाँ आर के जगह पर यहाँ 1 रखे हैं, यहाँ 0 रखे थे, यहाँ 1 रखे हैं, यहाँ 2 रखे हैं, यहाँ 3 रखे हैं, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो देख रहे हैं हमको क्या चाहिए, 6u+1 6u+3 और 6u+5, ये तीनों चीज हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे बात विषम पूर्णांक हो रही थी, तो हम यहाँ पर केवल आर के जगह पर 1 3 और 5 भी रख सकते थे, डायरेक्ट रख करके निकाल सकते थे, लेकिन मैंने इसको रख करके दिखा दिया, है ना, कि इस रूप का भी होता है ना।